नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्टिव लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के नोट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के नोट्स लिखवाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्टिव लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आई घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, मैंने प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के नोट्स की 2 वीडियो बनाई हैं। यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि उसमें भी मैंने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नोट्स लिखवाए हैं। और जब तक आप उन नोट्सों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इस नोट्स के कोई भी बात अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अब दोस्तों, आपको क्या करना, आपको हेडिंग डालनी है गोले दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। अब दोस्तों, मैं आपको गोले दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके नियम बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, गोले दर्पण में प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? 3 नियम। तो मैं 3 नियमों को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, आपको पॉइंट नंबर 1 डालना है और उसमें आपको लिखना है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। अब दोस्तों, आप इस बात को चित्र के माध्यम से समझिए। अब दोस्तों देखिए, मेरे पास ये अवतल दर्पण है। ये क्या है? मेरे पास अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण के ध्रुव P और C को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है? मेरी मुख्य अक्ष होती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष। तो दोस्तों, आपको मुख्य अक्ष के बारे में भी पता होना चाहिए। और इस मुख्य अक्ष के समांतर क्या है दोस्तों? मेरी आपतित किरणें हैं। क्या है दोस्तों? आपतित किरणें। तो ये जो आपतित किरण है ना मेरी, ये आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कौन सी किरण बन जाती है? परावर्तित किरण बन जाती है। तो ये परावर्तित जो किरण है ये फोकस एफ से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? फोकस एफ से होकर जाती है। ये नियम तब लगेगा जब अवतल दर्पण हो, ठीक है ना दोस्तों। परंतु जाती हुई प्रतीत होती है। तो जाती हुई प्रतीत किस में होती है? उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण को समझिए दोस्तों। मैंने उत्तल दर्पण का चित्र बना लिया है। सेम ऐसे ही चित्र बनाना है आपको। इस चित्र के माध्यम से समझिए कि जाती हुई प्रतीत कैसे होती है। तो दोस्तों देखिए, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली जो रेखा वो क्या होती है? मेरी मुख्य अक्ष होती है। और मुख्य अक्ष के समांतर क्या है? मेरी आपतित किरण। तो ये जो मेरी आपतित किरण है दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस एफ पर जाती हुई प्रतीत होती है। कहाँ पर जाती हुई प्रतीत होती है? फोकस एफ पर जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो किरणें होती है ना, वो किरण मेरी परावर्तित किरण बन जाती है। कौन सी किरण बन जाती है? परावर्तित किरण। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, जाती हुई प्रतीत होती हैं। जाती हैं अवतल दर्पण के लिए, जाती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, आपको क्या करना, आप पॉइंट नंबर 2 डालना आपको। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 में आपको लिखना है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो दोस्तों, आप इस बात को भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। तो दोस्तों, पहले आप अवतल दर्पण के चित्र से समझिए, फिर मैं आपको उत्तल दर्पण के चित्र से समझाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, पहले तो आप समझिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों, गोले दर्पण का एक केंद्र होता है। गोले दर्पण का एक केंद्र होता है जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र को सी से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? सी से। अब दोस्तों, इसी वक्रता केंद्र से इसका जो बिंदु है वक्रता केंद्र का, अब इस बिंदु से होकर हमारी क्या जा रही है? आपतित किरण जा रही है। क्या जा रही है दोस्तों? आपतित किरण। तो आपतित किरण जो है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात तो परावर्तित किरण बन जाएगी। तो परावर्तित किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी जिस मार्ग से आपतित किरण आई थी। तो दोस्तों, दूसरे पॉइंट में मैं यही बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इस बात को आप उत्तल दर्पण के चित्र के माध्यम से भी समझिए। अब दोस्तों देखिए,
मेरी आपतित किरण है, आपतित किरण ही है ना। अब ये आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र सी की ओर, जो मेरी परावर्तित किरण है वो वक्रता केंद्र सी की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। समझ में आया दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट क्या कहना चाहता है? दूसरा पॉइंट। अब आते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट पर। तो आपको तीसरा पॉइंट डालना है। तो दोस्तों मैंने तीसरा पॉइंट डाल लिया है। आपको तीसरे पॉइंट में लिखना है फोकस से होकर गुजरने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोस्तों आप इस बात को चित्र के माध्यम से समझिए। तो पहले मैं आपको आपतल दर्पण के चित्र के माध्यम से समझाता हूँ इस बात को। तो पहले तो आप समझिए कि फोकस किसे कहते हैं। तो दोस्तों जितनी भी परावर्तित किरणें हैं वो एक बिंदु पर आकर मिलती है। कितने कौन से बिंदु पर आकर मिलती है? एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। और जिस बिंदु पर आकर वो मिलती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। अब दोस्तों इसी मुख्य फोकस के बिंदु से होकर क्या जा रही है? हमारी आपतित किरण जा रही है। क्या जा रही है दोस्तों? आपतित किरण, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं दोस्तों? ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये मेरा मुख्य अक्ष है। तो इसी मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाती है? मेरी परावर्तित किरण हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित किरण, वो भी दर्पण से परावर्तन के पश्चात। जो मेरी आपतित किरण आ रही है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो तीसरा पॉइंट ये बताना चाहता है। इसे आप उत्तल दर्पण के चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। दोस्तों देखिए मैंने उत्तल दर्पण का चित्र बना लिया। इस उत्तल के दर्पण के चित्र के माध्यम से भी समझिए। अब दोस्तों देखिए मेरी ये आपतित किरण है। ये क्या मेरी आपतित किरण है? तो ये आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित किरण बन गई। अब परावर्तित किरण किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को। तो ये रेखा मेरी क्या? मुख्य अक्ष। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगी? मेरी ये परावर्तित किरण होगी। तो दोस्तों समझ में आया कि तीसरा पॉइंट क्या कहना चाहता है? तो दोस्तों गोले दर्पण के प्रतिबिंब बनने के ये तीन ही नियम हैं। इन तीनों नियमों को आपको अच्छे से समझना है और ये आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे। आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है गोले दर्पण के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध। तो दोस्तों अब मैं आपको गोले दर्पण के यू, वी तथा एफ में संबंध बताऊंगा। तो दोस्तों आपको यदि गोले दर्पण के यू, वी तथा एफ में संबंध समझना है तो आपको दो दर्पणों के बारे में जानना जरूरी है। एक तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और एक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आपको इन दोनों दर्पणों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप यू, वी तथा एफ के संबंध को समझ सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना, आपको हेडिंग डालनी है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इस हेडिंग के बाद आपको सेम इस तरह का चित्र बनाना। क्या करना, आपको सेम इस तरीके का चित्र बनाना है। और चित्र बनाने के बाद आपको इस चित्र को ध्यान से समझना, मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों देखिए मेरा अवतल दर्पण है, ये क्या है मेरे दोस्तों अवतल दर्पण। इसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं दोस्तों, ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये क्या है मेरा मुख्य अक्ष। तो इसी मुख्य अक्ष पर दोस्तों मैंने एक वस्तु रखी है इस अवतल दर्पण की कुछ दूरी पर। तो उस वस्तु का नाम है ए और बी। क्या नाम है दोस्तों, ए और बी। अब दोस्तों इस वस्तु से दो आपतित किरणें निकलनी है। कितने आपतित किरणें निकलनी है, दो आपतित किरणें। एक आपतित किरण है ए और एम और दूसरी आपतित किरण है ए और ओ। तो पहली जो आपतित किरण है ए और एम वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण बन जाती है, और वह परावर्तित किरण कहाँ से होकर जाती है, फोकस एफ से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, फोकस एफ से। जबकि दोस्तों हमारी जो दूसरी आपतित किरण है ए और ओ वो वक्रता केंद्र के बिंदु से होकर जाने के कारण और दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो परावर्तित किरण है वो उसी माध्यम से लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है। और दोस्तों पहली वाली आपतित किरण हमारी ए और एम और दूसरी वाली आपतित किरण हमारी ए और ओ परावर्तन के पश्चात ए डैश पर काटती हैं। किस पर काटती हैं दोस्तों, ए डैश पर काटती हैं। तो दोस्तों जो हमारा वस्तु ए और बी का प्रतिबिंब बनता है वो ए डैश बी डैश पर बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों, ए डैश बी डैश पर। और कैसा बनता है दोस्तों, छोटा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और छोटा। तो दोस्तों आपको अवतल दर्पण का ये चित्र समझ में आ गया होगा। यदि आपने ये चित्र समझ लिया तो दोस्तों आप अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने की जो थ्योरी है उसे आराम से लिख सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की थ्योरी लिखवा देता हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पहला पॉइंट डालना है और उस पहले पॉइंट में लिखना है
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें ए और एम दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ की ओर जाती हैं। तो दोस्तों मैंने बताया नहीं था कि हमारी वस्तु ए और बी से दो आपतित किरणें निकलनी है। एक आपतित किरण है ए और एम जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस एफ की ओर जाती है। ठीक है दोस्तों, मैंने सेम उसी तरीके से थ्योरी लिखवाई है। अब दोस्तों आपको क्या करना, अब आपको दूसरा पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है दूसरी आपतित किरण ए और ओ वक्रता केंद्र सी से होकर जाने के कारण दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें उसी मार्ग में लौट जाती हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि वस्तु ए और बी की जो दूसरी आपतित किरण है ए और ओ वो वक्रता केंद्र के बिंदु से जाने के कारण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो परावर्तित किरण है वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको क्या करना, अब आपको तीसरा पॉइंट डालना और तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है दोनों परावर्तित किरणें ए डैश पर काटती हैं, इसलिए वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश छोटा बनता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दोनों जो परावर्तित किरणें हैं, चाहे वो पहली वाली हो चाहे दूसरी वाली हो, वो दोनों परावर्तित किरणें ए डैश पर काटती हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। और जो दोस्तों प्रतिबिंब बनेगा वस्तु ए और बी का, वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए डैश बी डैश पर। कैसा बनेगा दोस्तों, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और छोटा। तो दोस्तों आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी कि आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की थ्योरी किस तरीके से लिखनी है। अब दोस्तों आपको क्या करना, अब आपको चौथा पॉइंट डालना है और चौथे पॉइंट में आपको लिखना है अवतल दर्पण का सूत्र। अब दोस्तों आपको अवतल दर्पण का सूत्र लिखना है। अवतल दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस का 1/v। दोस्तों ये अवतल दर्पण का सूत्र है। ठीक है ना दोस्तों, आपको इसे याद रखना है क्योंकि ये आंकिक प्रश्न में उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इस पर बहुत सारे आंकिक प्रश्न भी आते हैं। अब दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और दोस्तों आपको क्या करना, आपको उत्तल दर्पण का सेम इस तरीके से चित्र बनाना है। पहले तो आप दोस्तों इस चित्र को ध्यान से समझिए। दोस्तों देखिए मेरा उत्तल दर्पण है, ये क्या मेरा उत्तल दर्पण है, और इस उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमारा मुख्य अक्ष होती है। तो ये हमारा मुख्य अक्ष है। तो दोस्तों इस दर्पण की कुछ दूरी पर हमने वस्तु रखी है। क्या रखी है, वस्तु रखी है, और वस्तु का नाम है A और B। क्या नाम है दोस्तों, A और B। अब दोस्तों इस वस्तु से दो आपतित किरणें हमारी निकल रही हैं। कितनी आपतित किरणें निकलनी है, दो आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। पहली आपतित किरण है हमारी ए और एम और दूसरी आपतित किरण है ए और ओ। तो दोस्तों पहली आपतित किरण जो हमारी ए और एम है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात तो हमारी जो परावर्तित किरण हो जाएगी, तो वह परावर्तित किरण फोकस एफ पर जाती हुई प्रतीत होती है। जबकि दोस्तों हमारी जो दूसरी आपतित किरण है ए और ओ वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र सी पर जाती हुई प्रतीत होती है परावर्तित किरण। इसी कारण से दोस्तों जो हमारी परावर्तित किरण है वो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है जो हमारी परावर्तित किरण है। अब दोस्तों ये जो हमारी दोनों परावर्तित किरणें हैं वो ए डैश पर काटती है। कहाँ काटती है दोस्तों, ए डैश पर। तो वस्तु ए और बी का जो प्रतिबिंब बनता है वो ए डैश बी डैश पर बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों, ए डैश बी डैश पर। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है दर्पण में प्रतिबिंब। अब दोस्तों मैं आपको इसकी थ्योरी लिखवाता हूँ और थ्योरी से आपको इस चित्र को समझाऊंगा। अब तो दोस्तों आपको पहला पॉइंट डालना, पहले पॉइंट में लिखना है आपको मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें ए और एम दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था चित्र के माध्यम से कि हमने उत्तल दर्पण की कुछ दूरी पर वस्तु ए और बी रखी है, वो भी मुख्य अक्ष पर। अब इस वस्तु ए और बी से हमारी दो आपतित किरणें निकल रही हैं। एक आपतित किरण है ए और एम और दूसरी आपतित किरण है ए और ओ। तो पहली जो आपतित किरण है हमारी ए और एम वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण जो है वो मुख्य फोकस एफ पर जाती हुई प्रतीत होती है। अब दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट डालना, दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है दूसरी आपतित किरण ए और ओ वक्रता केंद्र सी की ओर जाती हुई प्रतीत होने के कारण वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। तो दोस्तों हमारी जो दूसरी आपतित किरण है ए और ओ वो वक्रता केंद्र सी पर जाती हुई प्रतीत होने के कारण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती है।
कहाँ लौट जाती है दोस्तों, उसी मार्ग में जिस मार्ग से वह आई थी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको तीसरा पॉइंट डालना है। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है दोनों परावर्तित किरणें ए डैश पर काटती हैं, इसलिए वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर सीधा आभासी छोटा प्राप्त होता है। तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दोनों परावर्तित जो किरणें होती हैं वो ए डैश पर काटती हैं, इसलिए वस्तु ए और बी का जो प्रतिबिंब बनेगा वो ए डैश बी डैश पर बनेगा। और कैसा बनेगा दोस्तों, सीधा आभासी और छोटा बनेगा। दोस्तों वास्तविक क्यों नहीं बनता, क्योंकि दोस्तों यहाँ वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना वो प्रतीत होता है, मतलब वो वास्तविक नहीं है, केवल प्रतीत होता है, आभास होता है हमें उसका, रियल में है नहीं। इसलिए दोस्तों यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में आपको थ्योरी किस प्रकार से लिखनी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना, अब आपको चौथा पॉइंट डालना है और चौथे पॉइंट में आपको लिखना है उत्तल दर्पण का सूत्र। आपको इस नाम की हेडिंग डालनी है। अब दोस्तों आपको उत्तल दर्पण का सूत्र लिखना है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस का 1/v। दोस्तों ये उत्तल दर्पण का भी सूत्र होता है, अवतल दर्पण का सूत्र होता है, दोनों का एक ही सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि ये इन सूत्रों का प्रयोग आंकिक प्रश्न में बहुत ज़्यादा होता है। और जब तक आपको सूत्रों का पता नहीं होगा तब तक आप अवतल दर्पण के और उत्तल दर्पण के जो प्रश्न हैं आंकिक उन्हें हल नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों आपको इस सूत्र को याद रखना है। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों यदि इस वीडियो में आपको कहीं से कोई दिक्कत है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको उस दिक्कत को भी दूर करूंगा, उस परेशानी को ज़रूर दूर करूंगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।